नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारिणी की। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं और वही लोकसभा की अगर बात की जाएगी तो कुछ दिनों में पूरे देश भर में चुनाव आने हैं। वैसे तो नागपुर की अगर भी बात की जाएगी तो नागपुर महानगर पालिका के भी चुनाव का इंतजार है। इस बीच कुछ दिनों पहले जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी दी, जिनमें से एक है अजय पाठक, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया, जिनसे आज हम बात करेंगे, जिनको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। अजय जी, आपको प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं आप, और अगर इन जिम्मेदारी के बल पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में फोकस करना है तो किस तरह की जिम्मेदारी आपके पास दी गई? सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो वार्ड से अपनी जर्नी चालू करता है, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता अपनी मेहनत से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति प्रवक्ता भी बन सकता है। जी। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। जी। मैं अपनी जर्नी को बहुत ही खूबसूरत मानता हूँ और पार्टी से मुझे बहुत प्रेम मिला। इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय मोर्चे का पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। पिछला 10 साल मेरा पूरा समय, एक तरह से मैं फुल टाइमर था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पूरा समय मैं उत्तर भारतीय मोर्चे के लिए दिया। मैं उत्तर भारतीय मोर्चे का नागपुर महानगर का संगठन मंत्री रहा, उसके बाद मैं अध्यक्ष बना, तो लगभग मैं 5 साल उत्तर भारतीय मोर्चे का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं प्रदेश में गया, प्रदेश में उत्तर भारतीय मोर्चे का मैं सचिव बना। सचिव बनने के बाद फिर मुझे 1 साल के अंदर प्रमोट करके उत्तर भारतीय मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया गया। महामंत्री के बाद फिर अभी नया मुझे जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी ने मुझे एज ए प्रवक्ता करके नियुक्त किया है। तो मैं पार्टी का पक्ष और पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी की राष्ट्र के प्रति क्या नीतियां हैं, अर्थ के प्रति क्या नीतियां हैं, उत्तर भारतीयों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियां हैं, उन सबको मैं जनता के सामने आपके थ्रू मीडिया के और रखने का मुझे दायित्व दिया गया है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए बड़ी गर्व की बात है। इस दायित्व की अगर बात की जाएगी तो उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश महासचिव रहे। महाराष्ट्र में अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में मध्य भारत का जो इलाका जो कहा जाता है और उत्तर भारत का इलाका, पूरे प्रदेश की अगर बात की जाएगी महाराष्ट्र में, तो उत्तर भारतीयों को किस तरह से संगठन में मजबूत करने के लिए आपने प्रयास किए, क्या क्या उसके बेस पॉइंट रहे, और किन बातों पर भारतीय जनता पार्टी को उन अपने लोगों तक पहुंचाया? देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे लिए है, एक छोटा सा पॉइंट है और वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। हम यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आए। जी बिल्कुल। उत्तर भारतीय रोजी रोटी के लिए जब हम आए यहाँ पे, तो हमारी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। बीच का दौर आपने देखा होगा, 2014 के पहले की जो चीज़ें थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी राजनीति कुछ पार्टियों की इस बेस पे टिकी हुई थी कि उत्तर भारतीयों को मुद्दा बना करके बाकी के जो वोट हैं वो अपने तरफ करना, मराठी वोट, हाँ जो भी कह लें आप, उसको अपनी तरफ करना। लेकिन 2014 के बाद की स्थिति बदल गई। जिस दिन देवेंद्र जी मुख्यमंत्री की शपथ लिए, उसके बाद साल दर साल आप देखेंगे, तब से लेकर के अब तक किसी भी प्रकार का ये प्रकरण उठा नहीं चला। उत्तर भारतीयों के लिए तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी सुरक्षा है जी। और सुरक्षा कौन प्रदान कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक एक उत्तर भारतीयों के
सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर भारतीयों ने अपने भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधे पर उठाई है। और पूरा उत्तर भारतीय समाज जी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। 99% उत्तर भारतीय समाज। जी उत्तर प्रदेश में यादव सपा को वोट देते हैं थोड़े बहुत। जी मायावती को दलित वोट देता है। जी ओबीसी जो है एक तरह से बटा हुआ था। जी सवर्ण को कहा जाता है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाहे वो यादव हो, दलित हो, हरिजन हो या सवर्ण हो, वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। इसलिए वोट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये माहौल महाराष्ट्र के अंदर बनाया है कि ये औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ सबकी जरूरत है और जो मेहनत करेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके साथ खड़े हैं। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है। अपने दायित्व के बीच में 2014 के पहले का नज़ारा इस राज्य का क्लियर किया था। उसके पहले के हमने हालात भी देखे, किस तरह से उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा था, कितना मुश्किल था उस दौर में। और आपने 22 साल से ये कमान संभाली हुई है सारी चीज़ों को देखते हुए। आप उस प्रांत से भी आते, बनारस से आते आप, कितना मुश्किल था लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना। और उस दौर में जब आपने काम किया तो क्या क्या मुसीबतें आई आप पर? क्या आपको भी ऐसे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा जो लोगों को सभी लोगों को सामना करना पड़ा? एक अजय पाठक नहीं, अजय पाठक तो पॉलिटिकल थे, थोड़ा सा उनके यहाँ आने में लोगों को संकोच था, हिचक था, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया। उसमें आप देखिए जब एक समय चला उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुंबई में तो कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, लोग मारे गए, यहाँ तक कि एक डॉक्टर दुबे थे उनकी हत्या तक हुई। जौनपुर के रहने वाले थे, वहाँ रहते थे, उनकी हत्या तक हुई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत पीड़ादायक थी, लेकिन धन्य भाग है हम लोगों का कि देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री यहाँ मिला जिसको उत्तर भारतीय अपना ही मानते हैं। ये मानते हैं कि ये उत्तर भारतीयों के सबसे बड़ा अगर कोई लीडर है तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो सबसे बड़ी सुरक्षा की हमारे छठ पूजा में आना, हमारे कजरी के कार्यक्रम में आना, हमारे हर प्रोग्राम में आना, लिट्टी चोखा कार्यक्रम में आना और ये विश्वास दिलाना कि आप यहाँ पे ईमानदारी से काम करते हैं, आपके प्रति सरकार और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, बहुत सारी चीज़ें चली, वो दौड़ को याद करने लायक नहीं है। ये सारी की सारी जो परिस्थितियां थी ये कांग्रेस की खड़ी की हुई थी। ये कांग्रेस ने लोगों से खड़ा करवाया इन परिस्थितियों को। ये परिस्थितियां अपने आप निर्मित नहीं हुई, ये परिस्थितियां कांग्रेस की देन है। सत्ता में कांग्रेस थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, गृह मंत्री उनके पार्टी के थे, उनके संगठन के पार्टी के थे, लेकिन ये सारी चीजें परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के तरफ उत्तर भारतीय न चले जाएं, इसलिए कांग्रेस ने ये स्वांग रचा और इसमें और पार्टियों ने साथ दिया। आज लोग उत्तर भारतीय सम्मेलन कर रहे हैं। जो पार्टियां उत्तर भारतीयों का नाम सुनकर के आग बबूला हो जाती थी, आज ऐसी मजबूरी और परिस्थिति आ गई है कि उनको उत्तर भारतीयों का सम्मेलन करना पड़ रहा है। और जो अपने आप को सर्वोच्च नेता महाराष्ट्र का कहते थे, उनको उत्तर भारतीयों के सम्मेलन में जाना पड़ रहा है। उत्तर भारतीयों ने संगठित होकर के महाराष्ट्र के अंदर ये दिखाया कि हम जिसके साथ हैं सत्ता उसकी आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात की जाएगी इस देश के संविधान की, तो इस देश का संविधान हर किसी को हर प्रांत में जाकर वहाँ पर काम करने का, वहाँ पर रोजगार उपलब्ध करने का और वहाँ पर रहने का अधिकार देता है। ऐसे में जो परिस्थितियाँ उस वक्त बनाई थी और आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाएगी तो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में क्या उत्तर भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और आने वाले 2024 में क्या इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? 100% देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज तक उत्तर भारतीयों की स्थिति महाराष्ट्र में बदल गई। बड़ी संख्या में है, संख्या बताना उचित नहीं होगा, लेकिन बड़ी संख्या में है। खासतौर से मुंबई में लगभग 40 लाख के आसपास वोटर हैं। नागपुर जैसे शहर में 3 से 5 लाख वोटर हैं, 3.5 लाख के आसपास वोटर हैं। नागपुर ग्रामीण और शहर मिला लिया जाए तो लगभग 5.5 लाख वोटर हैं। तो बड़ी संख्या है। और इसी तरह से पुणे है, औरंगाबाद है, नासिक है, या आप जिस भी हमारे संजय पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 38 जिलों में उत्तर भारतीय मोर्चे की कार्यकारिणी का गठन किया गया। सबके सब
जो उत्तर भारतीय, मैं बताया आपको 1-2% छोड़ दिया जाए तो 98 से 99% लोग देवेंद्र जी को अपना नेता मानते हैं और देवेंद्र जी के कहने पे ही हम लोग वोट करते हैं। जी पूरा उत्तर भारतीय समाज देवेंद्र जी को अपना बड़ा भाई मानता है। जी जो भी व्यक्ति उत्तर भारतीयों को ये सुरक्षा दिया, हम उसके प्रति समर्पित हैं और पूरा उत्तर भारतीय समाज देवेंद्र जी के लिए एक पैर पे खड़ा है। जी। थोड़ा बहुत अजय पाठक जी से अभी उनके अतीत की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक से वो छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, एबीवीपी से जुड़े हुए थे और वो बनारस से आते हैं। सर, छात्र संगठन से आप जुड़े हुए हैं, 22 साल का ये सफ़र हो रहा है सारी चीज़ों को देखते हुए। किस तरह से आप एबीवीपी से जुड़े थे, किस तरह के कार्य थे, क्या हालात थे वहाँ के, और वहाँ से महाराष्ट्र में आपका आना कब हुआ? लगभग हम लोग जब स्कूल टाइम में थे जी और फिर कॉलेज में गए, स्कूल टाइमिंग में हम लोग एबीवीपी से जुड़ गए थे। मुझे लगता है कि मैं 12th में था, जी तो एबीवीपी में ज्वाइन कर लिया था काशी में। जी पूरे पूर्वांचल में एबीवीपी का संगठन था, जी तो एबीवीपी के संगठन से हम लोग जुड़ गए थे। आज जो एबीवीपी संगठन के वहाँ प्रमुख हैं, पहले विनोद तावड़े जी थे, जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे जी। वो, हम लोग उनके साथ भी काम किए हैं। जी। और अभी एक किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं हमारे कामेश्वर सिंह जी, वो भी, उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। तो एबीवीपी से काफ़ी सालों तक मैं तकरीबन 4 साल तक जुड़ा रहा। उसके बाद युवा मोर्चा में काम किया। मैं बनारस से लखनऊ आया तो लखनऊ युवा मोर्चा में मैं काम किया। हमारे जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ हम लोगों ने काम किया। किन्हीं परिस्थितियों पर नौकरी के तलाश में मैं नागपुर आया। मेरे कुछ मित्र नागपुर रहते थे, उन्होंने बोला कि आप नागपुर आइए, यहाँ जॉब है। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ मुझे नागपुर शहर मुझे बहुत पसंद आया। जी। मैं दिल्ली गया, मुंबई गया, कलकत्ता गया, बहुत जगह मैं क्या दौड़ा। वजह रही? नागपुर आने के बाद मुझे लगा कि एक तो संघ का मुख्यालय था, जी एक अट्रैक्शन था। जी संघ मुख्यालय आया तो वो देख करके मुझे लगा कि हिंदुत्व की जननी जो है, जी 1925 के बाद जो देश में हेडगेवार जी ने जो संकल्प लिया, डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो संकल्प लिया, गुरुजी और डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो संघ की स्थापना की, तो सिर्फ सुनते थे हम लोग। बहुत सालों तक एबीवीपी में रह करके, या हमारे पिताजी बताते थे, दादाजी बताते थे, तो हम लोग सिर्फ सुना करते थे। मैं जब यहाँ पे आया तो वो देख करके मुझे प्रेम उत्पन्न हुआ और मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं संघ के लिए और बीजेपी के लिए काम करूँगा और मैं यहीं रह जाऊँगा। तो मैं यहाँ तकरीबन 1-2 साल घर की तलाश में रहा। मेरे मित्रों फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे तो उनके साथ रहता था। उसके बाद संजोग से मुझे 2006 में धर्मपेट में घर मिल गया, एक फ्लैट मिल गया। तो मैंने अपने पिताश्री से और कुछ दोस्तों से पैसे लेकर के वो फ्लैट में परचेज किया। 2006 में मेरी शादी हो गई तो मैं अपने परिवार को लेकर के यहाँ आ गया और तब से मैं यहीं पे हूँ। और 2003 से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और 2003 से लेकर के मेरी जर्नी आज तक स्टार्ट है। मैं बीजेपी और संघ के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ। कुछ ऐसी मंशा थी मन में जब आप ज्वाइन कर रहे थे, तो प्रदेश के प्रवक्ता के तौर पर आप काम करेंगे या फिर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महासचिव के तौर पर उत्तर भारतीय मोर्चा के तौर पर आप काम करेंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता की तमन्ना रहती है। हर कार्यकर्ता के मन में जब कोई भी संगठन से कोई व्यक्ति जुड़ता है, मैं एकदम फ्रेंकली बोलूँगा, कोई अपने मन में, मैं इस तरह की कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं संत बनने तो पॉलिटिक्स में आया नहीं था। मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए आया था और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के। सपने तो साकार करने थे लेकिन गलत रास्ते और गलत ट्रैक पे चल के नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किया तब तो कुछ भी नहीं था मेरे मन में, लेकिन जब मैं मंडल में एज ए सचिव नियुक्त हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, पॉलिटिक्स में मैं कुछ कर सकता हूँ। पहले मैं जो करता था वो छोड़ करके आ गया था। यहाँ मुझे नई पृष्ठभूमि अपनी तैयार करनी थी। तो मुझे 5 साल लगा अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने में। 5 साल में मुझे लोग, पहले तो लोग एक बूथ के लोग जानते थे, उसके बाद मुझे मंडल के लोग जानने लगे जब मंडल में काम किया। उसके बाद मैं शहर में आया तो शहर के लोग जानने लगे। शहर में काम करने के दौरान 2014 में मेरे लिए टर्निंग पॉइंट आया। अभी जो शहर अध्यक्ष हैं
नए शहर अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, बंटी कुकड़े मेरे मित्र हैं, जी। मेरे परम मित्र हैं, बंटी जी कुकड़े, जितेंद्र बंटी जी कुकड़े। मैं मंडल में काम करता था, मुझे शहर में उपाध्यक्ष बंटी कुकड़े जी ने बनाया। ये जितेंद्र की मेरे ऊपर बहुत कृपा है और मेरे मित्र रहने से मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती है, तो उनके कारण मैं शहर में उपाध्यक्ष बना। शहर में मैंने अच्छा काम किया। उस समय 2014 का चुनाव हो चुका था। 2014 के चुनाव के बाद अमित शाह जी ने 2014 तक हमारी जो मेंबरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की, वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आदरणीय अमित शाह जी, तो उन्होंने एक मेंबरशिप बढ़ाने के लिए पेन ड्राइव निकाला कि अब ये हमारी ये बढ़नी चाहिए। तो लगभग 2 साल चला, 1.5 साल चला। उस 1.5 सालों में 1 साल से 1.5 साल के बीच चला, उसमें 8.5 करोड़ लोग मेंबर बने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पूरे देश में। मुझे इस बात का गर्व है कि उसमें नागपुर में सबसे ज़्यादा काम मैंने किया और उसी काम की वजह से मैं नागपुर में जाना गया। पूरे नागपुर में मैंने 11,603 लोगों को मेंबर बनाया और उसमें भी 7,000 के आसपास जो मैंने मेंबर बनाए थे वो हिंदी भाषियों को बनाया था, उत्तर भारतीयों को। तो उसमें महिला पुरुष समान थे? सभी लोग मेंबर बनाया। तो उसकी वजह से पार्टी ने मुझे जाना और पार्टी ने मुझे आगे का दायित्व दिया। पार्टी ने फिर मुझे उत्तर भारतीय मोर्चे में संगठन महामंत्री बनाया, फिर नागपुर महानगर का अध्यक्ष बनाया। मैं लगभग 5 साल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मेरे कामों को देखते हुए उन्होंने प्रदेश में सचिव बनाया। सचिव का काम मैं अच्छा किया तो उसके बाद मुझे प्रदेश में महासचिव बनाया। इस तरह से मेरी जर्निंग थी। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति काम करता है वो बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। सबके उदाहरण है। आप जेपी नड्डा जी को देख लीजिए जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बूथ मेंबर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आप गडकरी साहब को देख लीजिए। गडकरी साहब, लोग बताते हैं, हम लोग जिनके साथ काम करते हैं, कि पोस्टर चिपकाते थे गली गली में। जी बिल्कुल। और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और केंद्रीय मंत्री हैं। वही चीज़ देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, या बावनकुले को देख लीजिए, या विदर्भ के संगठन मंत्री उनको देख लीजिए, एबीवीपी से आए और अपना पूरी जीवन दे दीजिए। इसी भारतीय जनता पार्टी के अनेकों, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, आडवाणी जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से काम करने वाला और राष्ट्र के प्रति जो समर्पित व्यक्ति है वो बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है, वो बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन सकता है, वो बूथ अध्यक्ष से लेकर के केंद्रीय मंत्री बन सकता है, वो बूथ अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट्य है। जी। केंद्र की अगर बात की जाएगी तो देश में नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता आपके पार्टी के सबसे चहेते नेताओं में से शुमार है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को नज़रअंदाज करता है और उस सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं विपक्ष उन पर हमेशा प्रहार करते रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी जाते बच्चों से मिलते, मोदी जी जाते बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों से मिलते, मोदी जी जाते सर्वसामान्य लोगों से मिलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और उस छवि को बरकरार रखने के लिए आप जैसे प्रवक्ता और आप जैसे कार्यकर्ता और ये नई कार्यकारिणी किस तरह से प्रयास करती है? देखिए, मोदी जी की छवि को जितना कांग्रेस ने उनको टारगेट किया उतनी उनकी छवि और निखरती है। आप 2002 जब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने जी, तब से लेकर के और आज तक कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को निगेटिव टारगेट करती है। प्रधानमंत्री जी को गालियां देना, प्रधानमंत्री जी के एक भी कार्य को कभी भी सराहना नहीं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम तरह के कटाक्ष करना, ये सबसे जो बड़ी समस्या है कांग्रेस की वो राज परिवार की है। कांग्रेस राज परिवार की पार्टी है। युवराज को सबसे बड़ा सदमा ये है कि मैं इस देश का राजा था,
एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया? बिल्कुल। वो इस देश को लोकतंत्र मानते ही नहीं है कि ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है। वो तो ये मानते हैं कि हमारी परपाटी ये देश, हम आज तक राज करते आए हैं और राज अब हमको नहीं मिला तो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सरकार को बदनाम करो और बदनाम करके सत्ता हासिल करो। आज जो गठबंधन बना है, पहले इस गठबंधन का क्या नाम था? यूपीए। आज क्या नाम है? इंडिया। गठबंधन का नाम बदल देने से चेहरे थोड़ी बदल जाते हैं, चरित्र थोड़ी बदल जाता है। वही भ्रष्टाचारी आज भी हैं। लालू प्रसाद सजायाफ्ता, इनको देख लीजिए केजरीवाल के वीडियो निकाल करके आप देखिए, उन्होंने अपनी राजनीति ही कांग्रेस के खिलाफ चालू की, धरना प्रदर्शन ही कांग्रेस के खिलाफ किया। सोनिया गांधी के ऊपर उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं बोला, यहां तक बोला कि सोनिया गांधी को 2 दिन के लिए सीबीआई उठा के ले जाए, उनसे पूछताछ करे, सारे भ्रष्टाचार की जननी तो वो हैं। 2 दिन में निकल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। आज ऐसी मजबूरी हो गई कि कांग्रेस को केजरीवाल के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा कांग्रेस का दुर्दिन क्या आने वाला है? और ये किसने किया? ये मोदी साहब ने थोड़ी किया, ये अजय पाठक ने थोड़ी किया, ये देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी किया, इस देश की जनता ने किया। इस देश की जनता ने उनको इस गर्त में पहुंचाया है। और ये गठबंधन वगैरह जो बनाए हैं वो एक छलावा है, एक दिखावा है। आप देखिएगा, हार के बाद 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की 350 से 400 सीटें आएगी तो ये हार का ठिकरा उस 26-27 पार्टियों में से किसके ऊपर फूटेगा? सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचा है और कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप शून्य है। जो व्यक्ति लीडर बनना नहीं चाहता उसके पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है। जो व्यक्ति को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं राहुल गांधी, उनके साथ वो खड़ा रहना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 2024 में, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की और लोगों को जोड़ने का कार्य किया। और आज भी जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर समाचार चैनलों के माध्यम से सामने आते, खबरें सामने आती, तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा उनकी पार्टी का एक इवेंट था जी, वो इवेंट उन्होंने कर लिया जी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी उनकी, और यात्रा जब पीक पे थी, उन्होंने कर्नाटक पार किया जब, उसके बाद गुजरात में चुनाव हुए। गुजरात के चुनाव में तो गए नहीं। गुजरात कांग्रेस बुरी तरह से गुजरात को हारी और गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट फिर से बीजेपी को मिला। भारत जोड़ो यात्रा का एक ही बेनिफिट हुआ है कांग्रेस को, सिर्फ एक बेनिफिट हुआ है, राहुल गांधी की सेहत को ठीक करना था। उनकी सेहत जो थी वो थोड़ी बहुत ठीक हुई और अभी घुटने का ऑपरेशन हुआ है। आपने देखा, बेंगलोर गए थे, 6-7 दिन घुटने का ऑपरेशन करवा के आए। इसके अलावा कोई इस देश की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप पैकेट वही रखिए और ब्रांड का नाम चेंज करते जाइए, उससे इस देश की जनता आपके प्रति आकर्षित हो जाए या आपको वोट देने लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस यात्रा में जो लोग चल रहे थे वो सिर्फ प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, कांग्रेस के मेंबर्स को बुलाया था। उसमें आम पब्लिक कहाँ हिस्सा ले रही थी? आम पब्लिक कहाँ चल रही थी? वो सोशल मीडिया पे जो वीडियो और ये वो सब पहले से सब चीजें सेट थी, सब प्रायोजित थी और उसका कोई बेनिफिट कांग्रेस को होने वाला नहीं है। ना कांग्रेस को आगे होगा ना पीछे होगा। कांग्रेस को सिर्फ एक ही स्थिति में फायदा हो सकता है, उस जो राज सत्ता से जब कांग्रेस बाहर निकलेगी, कांग्रेस जब उस गांधी परिवार से बाहर निकलेगी, गांधी परिवार को छोड़ेगी, उससे बाहर निकलेगी, तभी कांग्रेस को कुछ फायदा होने की संभावना है। वैसे भी 2024 में तो वैकेंसी है नहीं प्रधानमंत्री की। इस देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2024 में
350 से 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे करके, पिछली बार 303 से भी प्रचंड बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता देने जा रही है। और आप जाकर के माहौल देखिए पूरे देश में, हम लोग तो, मैं तो अभी बनारस गया था, बिहार गया था, बंगाल गया था, सब जगह मैं जाकर के आया। वहां पूरे देश में मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने को मोदी समझ रहा है कि मैं मोदी हूं। ये देश इन गर्त में था, इन स्थितियों में था। 2004 से 2014 के बीच में जो कांग्रेस ने किया वो किसी को भूला हुआ है? आकाश से लेके पाताल तक एक भी घोटाला कांग्रेस ने छोड़ा? जमीन से लेकर के आकाश तक, पानी से लेकर के ऊर्जा तक, कोई चीज उन्होंने छोड़ा? सभी चीजों को गर्त में डाल दिया। राज्य की पॉलिटिक्स की बात करते हैं सर। राज्य में जिस तरह के पॉलिटिक्स के आसार है अभी फिलहाल, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी का एक बहुत बड़ा दल अजीत पवार के साथ मिलकर इस देश में, इस राज्य में सत्ता पर है। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए? और अगर आप प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर है और अभी आप काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल में, हिंदी न्यूज़ चैनल में, अगर आपको कोई ऐसा सवाल हुआ कि जो देवेंद्र फडणवीस एक ज़माने में बोल रहे थे कि एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अजीत पवार साथ में आते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, किस तरह का जवाब रहेगा आपका? देखिए, ये परिस्थितियां हैं। ये परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, इस महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मैंडेट दिया था, और कंप्लीट मैंडेट दिया था जी। 56 सीटें शिवसेना को दिया था और लगभग 106 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो हमारे पास कंप्लीट मैंडेट था। अब इसके साथ गद्दारी किसने किया? जनता के दिए हुए मैंडेट के साथ गद्दारी किसने किया? जी। तो उद्धव ठाकरे साहब ने किया जी। या आदित्य ठाकरे साहब ने किया। ये जो जनता के साथ गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद वो जिस कांग्रेस को जीवन भर हिंदू हृदय सम्राट परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ये कहते रहे कि इस देश की कोई गद्दार पार्टी है, इस देश को कोई गर्त में डालने वाली पार्टी, इस देश को कोई सबसे नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी है तो कांग्रेस है। मैं अपने जीते जी कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। कांग्रेस के पास अगर कभी समझौता करने का समय आया तो मैं अपनी दुकान को शटर लगा दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा जी। लेकिन उन्हीं के आदर्शों को बेच करके उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ जाकर के सत्ता बनाई। इसकी शुरुआत इस महाराष्ट्र की जनता को छलने का काम किसने किया? उद्धव ठाकरे साहब ने किया। जब उनके लोगों को यह आभास हुआ कि हमसे गलती हो गई है और हम इस सत्ता के साथ अगर बने रहे तो जिन जिन विधानसभाओं से हमारे लोग जीत करके आए हैं वहां दोबारा जब हम जाएंगे तो वहां की जनता हमको खड़े नहीं होने देगी, तो उन परिस्थितियों से वो बाहर निकले और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार का गठन किया गया। अब एनसीपी की बात है। एनसीपी तो हमारे साथ 2014 में भी थी। एनसीपी ने 2014 में भी हमको बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था, बाहर से। और हमारी सरकार, देवेंद्र जी की जब पहली बार सरकार 2014 में बनी तो बिना शर्त के इसी एनसीपी ने समर्थन दिया था। और अजीत पवार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से ही आना चाहते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे कारण थे। शरद पवार साहब ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई 2019 में, फिर उनके साथ गेम कर दिया। उन परिस्थितियों से, उसी समय से ये सब चीज़ें चल रही थी। देखिए, ये राजनीति है, इसमें परिस्थिति, पॉलिटिक्स जो है वो परिस्थितियों का खेल है। अब वो हमारी विचारधारा को ईमानदारी से अजीत दादा स्वीकार करके अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का जो विकास का रथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारी विचारधारा से के साथ अटैच होना चाहें तो स्वागत है। और हम तो बावनकुले से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने बोला कि जो भी पार्टी प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरित है वो हमारे साथ आने के लिए, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। हम किसी को बुलाने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो लोग आना चाहें हम उनको स्वीकार करेंगे।
लेकिन क्या इस देश हित में। लेकिन क्या 2024 में भी इस परिस्थितियों को आम जनता स्वीकार करेगी? क्योंकि देखा जाएगा तो बीजेपी, शिवसेना एंड कांग्रेस, एनसीपी 2024 में अब तो कुछ बचा नहीं। राज्य की बात करो, विपक्ष राज्य में विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं जी एनसीपी हमारे साथ है, शिवसेना हमारे साथ है जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो एनसीपी और जब शिवसेना हमारे साथ है तो विपक्ष के पास बचा क्या है? विपक्ष के पास कुछ भी नहीं बचा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 1 साल से चल रही है वो लोगों के हितों की सरकार है, किसानों के हित की है, उद्योग के हित की है, आम जनता के हित की है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से 2.5 साल में उद्धव ठाकरे साहब अपने घर से बाहर 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर के बैठे मंत्रालय में, बाकी अपने ड्राइंग रूम से सरकार चलाते थे। और ये सरकार लोगों के बीच में है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अभी जो नए उप मुख्यमंत्री जी बने हैं। आप देख लीजिए 9 बजे लोग मंत्रालय में बैठ जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिलने का आज मुख्यमंत्री का दरबार सबके लिए खुला है। ये परिस्थितियां तो थी नहीं, तो महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए? लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो कार्यकाल उनको मिला वो कोविड का कार्यकाल था, ऐसे में प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको घर पे रहना था और जितना उन्होंने सेवा की वो जनता के हित में ही रहकर की एक सशक्त सरकार उन्होंने देने का वादा किया। लेकिन भाजपा पर आरोप लगाया, भाजपा ने इसी बात का फायदा उठाकर जोड़ तोड़ की सरकार बनाकर दल को तोड़ दिया। देखिए, ये एक बहाना है, ये अपने फेस को सेव करने का एक तरीका है। इस देश में 26 मुख्यमंत्री हैं, कौन सा मुख्यमंत्री अपने ड्राइंग रूम में बैठा रहा? उद्धव ठाकरे साहब को ये जवाब देना पड़ेगा जब इस जनता के बीच में जाएंगे कि 26 प्रदेशों के मुख्यमंत्री क्या अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहे, अपने घरों में बैठे रहे? सब जनता के बीच में थे। बहुत सारे मुख्यमंत्री गए और कोविड हुआ, कोविड होने के बाद वो एडमिट हुए, एडमिट होने के बाद फिर वो फिर से जनता के बीच में आए हफ्ते 10 दिन बाद। लेकिन ये तो अपने ड्राइंग रूम से कभी बाहर ही नहीं निकले, पब्लिक से कभी मिले ही नहीं। इसका जवाब उद्धव ठाकरे को जनता को देना पड़ेगा कि आप 2.5 साल मुख्यमंत्री थे और 2.5 साल कोविड का बहाना करके अपने ड्राइंग रूम से बैठ करके सरकार चला रहे थे। ये बहाना नहीं चलेगा कि कोविड था। उप मुख्यमंत्री को 2 बार कोविड हुआ, तब विपक्ष के नेता थे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। 2 बार कोविड हुआ, एक बार 13 दिन भर्ती रहे, दूसरी बार 6 दिन अपने क्वारंटीन रहे। उसके बाद भी सबसे ज्यादा इस प्रदेश में कोविड के समय उस 2 सालों में 2.5 सालों में कोई दौड़ा होगा तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी दौड़े होंगे। उनको कोविड का डर नहीं था क्या? उनको अपनी जान का डर नहीं था? लेकिन अपने से ज्यादा उनको पब्लिक प्यारी थी। इस महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता प्यारी थी। वो जनता के बीच में जाकर ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, तमाम तरह की प्रॉब्लम थी, और आप अपने ड्राइंग रूम से बैठ करके बोल रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे थे। ये महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कई कार्य देखे हमने गडकरी साहब के भी कि जिन्होंने ऑक्सीजन के लिए भी काफ़ी लोगों से संपर्क किया उस वक्त। भारतीय जनता पार्टी का कार्य तो देखा। सर, नई प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे के साथ आप हैं प्रवक्ता के तौर पर, किस तरह से महाराष्ट्र को एक ढांचे में डालने की प्रक्रिया होगी और किस तरह से लोगों तक जाने का कार्य रहेगा? आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपने सोच के रखा है? नहीं, जो मुझे तो एज ए प्रवक्ता की जिम्मेदारी बावनकुळे साहब ने दिया है और मैं बावनकुळे साहब के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। बावनकुळे साहब जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जी, आज तक बावनकुळे साहब ने एक दिन भी बैठे नहीं है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक निरंतर वो पार्टी का ही काम कर रहे हैं। यहाँ जितने जिले हैं सारे जिलों को लगभग वो एक बार हुआ है, अब दूसरी बार सभी जिलों में जा रहे हैं। इतने सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी की जर्नी देखेंगे तो शायद ही इतना ऊर्जावान कोई प्रदेश अध्यक्ष रहा हो जो कंटिन्यू सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों का कार्यकर्ताओं पर इतना पॉजिटिव असर आया है कि हर कार्यकर्ता अपने आप को बावनकुळे समझने लगा है। हर कार्यकर्ता ऊर्जा से भरा हुआ है, हर कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि कब वोटिंग आए।
लोकसभा की है। लोकसभा की इस वोटिंग में हमारा 42+ भारतीय जनता पार्टी की सीटें गठबंधन की आएगी। जी। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सीटें 42+ आएगी। और ये आश्चर्य नहीं है कि इस महाराष्ट्र की जनता हो सकता है कि 48 की 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को देगी, क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं, न कोई चेहरा है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, कुछ रह ही नहीं गया विपक्ष के पास। विपक्ष के पास सिर्फ रह गया कि भारतीय जनता पार्टी को कोसना, भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उनको तमाम तरह की खरी खोटी बातें सुनाना, आरोप करना, आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी निरंतर, उसका गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी निरंतर सिर्फ काम और काम कर रही है। मेरे पास जो काम है पार्टी के और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो काम हमको पार्टी ने दिया है। मैं उस काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ करूँगा। भाजपा के लिए 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर ही रहेगा, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2024 का बोल, 2014 से नहीं, 2000, जब से भारतीय जनता पार्टी 80 से लेकर के आज तक, जनसंघ 51 में बना, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, राष्ट्रवाद और विकास। राष्ट्रवाद के साथ विकास। लोगों के अंदर जब तक राष्ट्रवाद नहीं जागेगा कि ये देश मेरा है, इस देश के प्रति मैं समर्पित हूं, ये देश का हर चीज मेरा है और ये मैं देश के लिए बना हूं। राष्ट्रवाद की भावना के बिना कोई देश बनता नहीं है। राष्ट्रवाद और विकास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। सिर्फ विकास करिए, विकास तो खंडित हो जाने वाली चीज है। आप नाली, पानी, बिजली, आज आपने रोड बना दी, 10-20 बरस बाद, 50 बरस बाद रोड तो फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन राष्ट्रवाद बनाना नहीं पड़ता है, राष्ट्रवाद अखंड है और उस अखंड राष्ट्रवाद को हर व्यक्ति के मन में जागृत करना है। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, राष्ट्रवाद हर व्यक्ति ने ग्रहण किया है, वो ग्रहण करने का विषय है। हर व्यक्ति ने ग्रहण किया है और राष्ट्रवाद की वजह से ही इस देश का 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी से कदम मिला के चल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस देश में राष्ट्र का निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति है, इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने वाला कोई व्यक्ति है, इस राष्ट्र को दुनिया में कोई मान सम्मान दिलाने वाला व्यक्ति है। तो 2014 से 2024 के बीच में किसी ने इस राष्ट्र को, जो सदियों से हमारा राष्ट्र दबा कुचला लोग महसूस करते थे, 2014 के बाद भारतीय पासपोर्ट दुनिया में गर्व का विषय होता है। भारतीय अपने आप को गर्व समझते हैं पूरी दुनिया में, जहां जहां भारतीय रहते हैं। तो ये राष्ट्रवाद के प्रति ही समर्पित पूरा देश रहेगा। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रेक्षकों को, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने पड़े? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है। इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाना ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और उसी के तहत हमने तमाम तरह की चीजें की है। वो 2-4 चीजें मैं आपको गिना देता हूँ। राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के धारा 370 हटाई गई, 35A हटाई गई, राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। इस राष्ट्र में सब लोग अमन चैन से रहें, नहीं तो आज के पहले 2014 के पहले हम आपके स्टूडियो आने में डरते थे। मेरा परिवार डरता कि वो स्टूडियो में जा रहे हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, बीच में रास्ते में कहीं विस्फोट न हो जाए, बम विस्फोट न हो जाए, गोली न चल जाए, कहीं मर न जाए, इस तरह की परिस्थितियां थी। आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, बस स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या कोई भी जगह हो, एक जगह 2014 से पहले सुरक्षित नहीं थी। हर व्यक्ति इस डर के माहौल में जीता था कि कहाँ बम फूट जाएगा और कहाँ हमारी हत्या हो जाएगी। कहाँ ये आतंक का जो पर्याय बना हुआ था,
पाकिस्तान से जिस तरह से हम डील करते थे वो सब चीज़ें समाप्त होकर के अब पाकिस्तान कल ही उसका आपने देखा होगा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह से भारत हमसे वार्ता करे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ दो टूक कहा है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, आतंकवाद और वार्ता भारत दोनों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले आतंकवाद का अपने देश से समूल नष्ट करो, उसके बाद आप बात करने के लिए आगे आइए। और ये राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है और मेन ध्येय है। राष्ट्रवाद को जागृत करके ही ये देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। 2000 जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि आने वाले 25 सालों में जब हम इस देश को स्वर्णिम काल में ले जाएंगे, 100 साल जब हमारे देश को होंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। ये सबकी मनोकामना है और ये 140 करोड़ लोग इस बार 2024 के चुनाव में मोदी जी को 350 से 400 सीटें दे करके इसको साबित करेंगे कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पे आगे निकल चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पाठक जी। ये थे अजय पाठक जी जो हमसे रूबरू हो रहे थे मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हमारा जो विषय जो था आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी को लेकर, जिनकी जिम्मेदारी प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर उन्हें हाल ही में दी गई है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित, मतलब पिछले 22 साल की अगर बात की जाएगी तो अजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं। छोटे लेवल से लेकर आज प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर वो नियुक्त यहाँ पर हुए हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्य इस देश में आगे बढ़ रहा है वो भी उनका भी एक हिस्सा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद के तौर पर समर्पित रहे और इस देश में जन जन तक वो पहुँचे।